जिस यूनिवर्स में हम रहते हैं उसमें एरो ऑफ टाइम सिर्फ एक ही डायरेक्शन में मार्च करता है, एंड दैट इज फॉरवर्ड। मे बी टाइम में पीछे जाना हमारा सपना ही बन के रह जाएगा, बट वॉट इफ वी कुड गो बैक इन टाइम। लेट्स से हम एक टाइम मशीन क्रिएट करते हैं, उसके थ्रू हम टाइम में पीछे जाते हैं। तो हम जाते हैं ईयर 2002 में, जब मैं पैदा हुआ था। हम और पीछे जाते हैं टू द ईयर 1947, जब ये देश आज़ाद हुआ था। हम और पीछे जाते हैं और देखते हैं वर्ल्ड वॉर 2, वर्ल्ड वॉर 1, हमने पार्टिसिपेट भी कर सकते हैं। हम और पीछे जाते हैं, देखते हैं राइज एंड फॉल ऑफ एंशिएंट सिविलाइजेशन, जैसे इजिप्शियंस, मेसोपोटामिया, ग्रीक्स। ऐसे अगर हम टाइम में कितने पीछे जा पाएंगे? अगर हमारा यूनिवर्स इटर्नल और स्टैटिक होता तो हम एंडलेसली पीछे जा सकते, बट हमारा यूनिवर्स ना ही इटर्नल है ना ही स्टैटिक। टाइम में पीछे जाते जाते हम ऐसे टाइम पे पहुंचेंगे, एक ऐसी वॉल को हिट करेंगे जिसके पीछे जाना इम्पॉसिबल है। क्यों? ये वो वॉल है जिसके पीछे टाइम एग्जिस्ट ही नहीं करता था। ये वो वॉल है जब हमारा यूनिवर्स खुद शुरू हुआ था, जब टाइम खुद बॉर्न हुआ था। अगर हम ये बोले कि उसके पीछे क्यों नहीं जा सकते, तो एक ऐसा ही सवाल है कि हम ये बोले कि नॉर्थ पोल के आगे अगर हम नॉर्थ में जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? नॉर्थ पोल खुद ही फार नॉर्थ है। सिमिलरली हम इस टाइम के पीछे नहीं जा सकते। कुछ हाइपोथेसिस ये भी कहती है कि हमारा यूनिवर्स जब बॉर्न हुआ था उसके पहले कोई और यूनिवर्स मरा होगा, डेड हुआ होगा, और उसके बाद, उसके कई बिलियंस ऑफ साल बाद, उसके कुछ फ्लक्चुएशंस, कुछ ना कुछ रीजन से हमारा यूनिवर्स पैदा हुआ। बट ये अभी हाइपोथेसिस ही है। हमारी करंट साइंटिफिक नॉलेज के हिसाब से ये वो वॉल है यहाँ से जहाँ से टाइम शुरू होता है, जहाँ से हमारा यूनिवर्स बॉर्न होता है। एंड दिस इज़ वेयर बिग बैंग हैपन, दिस इज़ वेयर एवरीथिंग स्टार्टेड। तो सब कुछ शुरू होता है 1927 में, जब एक बेल्जियन कैथोलिक प्रीस्ट, अ theoretical physicist, a mathematician, an astronomer, and the professor of physics at Catholic University of Louvain, जॉर्जस लेमेटर, ने अपनी एक हाइपोथेसिस दी थी। वो हाइपोथेसिस क्या थी? वो हाइपोथेसिस का नाम था द हाइपोथेसिस ऑफ प्रिमीवल एटम। इसके हिसाब से सब कुछ जो वहाँ आज देख रहे हैं, उस सब की शुरुआत एक सिंगुलैरिटी से हुई थी। मतलब द एंटायर यूनिवर्स आज हमारी नज़रों के सामने है, जो बिलियंस ऑफ लाइट ईयर्स एक्सपांड करता है, वो सब कुछ एक ही जगह से शुरू हुआ था, एक सिंगुलैरिटी से शुरू हुआ था। तो जबकि जॉर्जस लेमेटर खुद एक कैथोलिक प्रीस्ट था, एंड अकॉर्डिंग टू कैथोलिक बिलीव्स गॉड ने यूनिवर्स को बनाने में 7 दिन लिए थे। एंड नॉट जस्ट कैथोलिक बिलीव्स, सारे अब्राहमिक रिलीजन्स और कुछ और रिलीजन्स के हिसाब से भी यूनिवर्स बनने में 6 या 7 दिन का वक्त लगा था। बट जॉर्जस लेमेटर ये बात जानता था कि ऐसा सच नहीं था। उसने अपने रिलीजियस बिलीफ्स को साइड में रखते हुए अपने इस हाइपोथेसिस को परस्यू किया, और ये बात सच निकली कि यूनिवर्स बनने में, जो हम आज सब देख रहे हैं, उसे बनने में 6 या 7 दिन नहीं, बिलियंस ऑफ ईयर्स लगे थे, और सब कुछ एक सिंगुलैरिटी से शुरू हुआ था। ये आर्ग्यूमेंट कि यूनिवर्स बनने में 6 या 7 दिन लगे थे, ये काफ़ी फ्लॉड आर्ग्यूमेंट है, जिसके बारे में मैं आगे इस वीडियो में काफ़ी डिटेल में बात करूंगा और बताऊंगा कि ये क्यों एक फ्लॉड आर्ग्यूमेंट है। उस टाइम तक तो ये भी माना जाता था कि हमारा जो मिल्की वे है वो ही पूरा यूनिवर्स है और उसके बाहर कुछ भी नहीं है। बट विथ टाइम जब और पावरफुल टेलीस्कोप्स आए तो पता चला कि ये सच नहीं है, और भी बिलियंस ऑफ अदर्स गैलेक्सीज एग्जिस्ट करती है, और मिल्की वे सिर्फ उनका एक पार्ट है। विथ टाइम साइंटिस्ट एडवर्ड हबल, जो एक अमेरिकन साइंटिस्ट थे, उन्होंने भी ये बात का कंफर्मेशन दिया और एविडेंस दिया कि मिल्की वे सिर्फ एक, मतलब हमारा यूनिवर्स सिर्फ मिल्की वे नहीं है, और भी ऐसी गैलेक्सीज एग्जिस्ट करती हैं। एडवर्ड हबल ने यह भी बताया कि एक स्पायरल गैलेक्सी है एंड्रोमेडा, जो हमारी गैलेक्सी मिल्की वे की टुवर्ड्स अप्रोच कर रही है, एंड विथ टाइम कोलिजन हो जाएगा। तो 2 साल बाद लेमेटर का ये हाइपोथेसिस सच प्रूव होता है। कैसे? जब एडवर्ड हबल एक एविडेंस देते हैं। वो एविडेंस ये था कि रोटेशनल वेलोसिटी ऑफ अ गैलेक्सी इंक्रीजेज विद इट्स डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ। तो बेसिकली उनका ये मतलब था कि कोई भी गैलेक्सी अर्थ से जितना ज़्यादा दूर है, वो उतनी ही ज़्यादा रफ्तार से अपना डिस्टेंस अर्थ से बढ़ाती जा रही है, मतलब दूर जाती जा रही है। तो इससे ये बात प्रूफ हो जाती है कि यूनिवर्स एक्सपैंड कर रहा है, और अगर उस एक्सपेंशन को ट्रेस बैक किया जाए तो वो एक सिंगुलैरिटी, एक सिंगल पॉइंट से ही शुरू होता है, जो कि लेमेटर ने बोला था। तो इस लॉ को हबल लॉ कहा जाता था, जो कि ऑब्वियसली साइंटिस्ट एडवर्ड हबल के नाम के ऊपर है। बट यही बात तो लेमेटर ने भी कही थी, बट उनके नाम को, उनके वर्क को वो क्रेडिट नहीं मिल पाया था, बिकॉज मोस्ट ऑफ उनका वर्क फ्रेंच में था। और एडवर्ड हबल, जो कि एक काफ़ी फेमस अमेरिकन साइंटिस्ट बन चुके थे, और उनका इंग्लिश में जो पेपर वर्क था वो पूरी दुनिया ने पढ़ा था और रिकगनाइज किया था। बट आज के टाइम पे हम लेमेटर को भी उनका पूरा क्रेडिट देते हैं, और इस लॉ को कहते हैं हबल लेमेटर लॉ। फिर 1965 में CMB की डिस्कवरी हुई थी, जो कि है कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड। ये असल में क्या है, इसके डिटेल वीडियो में बाद में बनाऊंगा।
बट बेसिकली ये कंसिडर किया जाता है बिगेस्ट एविडेंस फॉर बिग बैंग। इसके थ्रू हमें एक लुक मिलता है हमारे पास्ट में, प्राइमोर्डियल यूनिवर्स में, बट ये ऐसे समझाना बहुत मुश्किल है और इसकी अलग से डिटेल वीडियो में बनाऊंगा इन फ्यूचर। तो ये सब कुछ शुरू होता है सिंगुलैरिटी से। ये सिंगुलैरिटी वही है जिसको लेमेटर ने प्रीमीवियल एटम कहा था, जिसके एक्सपांड होने से ही आज हम जो सब कुछ देख रहे हैं वो बना। तो ये सिंगुलैरिटी नथिंगनेस में फ्लोट कर रही थी। अब इससे पहले कि हम समझे कि सिंगुलैरिटी क्या है, हमें नथिंगनेस क्या होता है उसको समझना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो नथिंगनेस क्या होती है? कुछ लोग बोलेंगे कि ये जो हवा है ये भी नथिंगनेस है, बट नहीं। 1 क्यूबिक सेंटीमीटर जो हवा होती है उसमें भी बिलियंस ऑफ एटम्स एग्जिस्ट करते हैं। कुछ लोग बोलेंगे नहीं कि जो स्पेस में जो वैक्यूम होता है वो नथिंगनेस है, बट नहीं। वैक्यूम भी तो स्पेस टाइम में ही इंटरट्वाइंड है। वो स्पेस टाइम का जो फैब्रिक है जिस पर सारे फिजिक्स के लॉज अप्लाई होते हैं, वैक्यूम भी उसी का पार्ट है। और इंटरेस्टिंगली क्वांटम मैकेनिक्स तो ये कहती है कि वैक्यूम में भी हर समय कई पार्टिकल्स बनते हैं और कई पार्टिकल्स मर जाते हैं। ये होता है क्वांटम फ्लक्चुएशंस की वजह से। तो अगर वैक्यूम भी नथिंगनेस नहीं है, जिस नथिंगनेस में वो सिंगुलैरिटी एग्जिस्ट कर रही थी, असल में वो क्या है? आज के यूनिवर्स में जो हमारे कॉस्मोस है उसमें वो नथिंगनेस हम कहीं नहीं ढूंढ सकते, बिकॉज हम जो कुछ भी हम देख रहे हैं, हमारा जो कुछ भी हमारा यूनिवर्स है, उस सब में हर एक जो चीज़ हम देख रहे हैं वो उस सिंगुलैरिटी से निकली है। अब जब वो सिंगुलैरिटी खुद एक इतनी छोटी थी तो वो किस उसके बाहर क्या था, क्या सराउंड कर रहा था उसको, वो ट्रू नथिंगनेस हमें कहीं नहीं मिलेगी और उसको डिफाइन करना बहुत ही मुश्किल है। हम उसे सिर्फ इमेजिन कर सकते हैं बट ढूंढ नहीं सकते। तो वो नथिंगनेस जिसमें सिंगुलैरिटी फ्लोट कर रही थी वो काफ़ी यूनिक थी। क्यों? क्योंकि वो नथिंगनेस में टाइम और स्पेस एग्जिस्ट ही नहीं कर सकते थे और जो फिजिक्स के लॉज थे दे वर पावरलेस। तो ऐसी नथिंगनेस हमारे आज के कॉस्मोस में ढूंढना इम्पॉसिबल है। तो अब हम वापस आते हैं हमारी सिंगुलैरिटी पर। तो सिंगुलैरिटी एक काफ़ी एक्सट्रीमली पेक्यूलियर ऑब्जेक्ट है। क्यों? उसकी 3 प्रॉपर्टीज़ की वजह से, जो कि है इट वॉज इन्फिनिटली डेंस, इट वॉज इन्फिनिटली स्मॉल एंड इट वॉज इन्फिनिटली हॉट। ये ग्रास्प करना काफ़ी मुश्किल है बट ऐसी ही हमारी सिंगुलैरिटी थी। तो आज हम जो कुछ भी देख रहे हैं, जो हमें सराउंड कर रहा है, एवरीथिंग दैट वी सी टुडे, ये उसी इन्फिनिटली स्मॉल, इन्फिनिटली डेंस एंड इन्फिनिटली हॉट सिंगुलैरिटी से आया है। तो जो टर्म है बिग बैंग, ये क्या है? तो हम जो कहते हैं कि बिग बैंग हुआ था, ये बेसिकली उस एक्सपेंशन को कहते हैं जो सिंगुलैरिटी एक्सपांड हुई थी। ना इस टर्म के पीछे भी काफ़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। ये जो टर्म है बिग बैंग, ये दिया था फ्रेड होयल ने, जो कि इस थ्योरी के ओपोनेंट थे। इन्होंने इस थ्योरी का मजाक उड़ाया था और मजाक के तौर पे इन्होंने इस टर्म को बोला था, इस थ्योरी को बोला था द थ्योरी ऑफ बिग बैंग। और आज हम इस थ्योरी को इसी नाम से बोलते हैं, इसी नाम से फेमस है। बट टेक्निकली द टर्म बिग बैंग ये काफ़ी गलत है। तो जब हम हमारे दिमाग में बिग बैंग को इमेजिन करते हैं तो हम इमेजिन करते हैं एक बहुत ही बड़ा धमाका, जिस धमाके के बाद सब कुछ जो आज हम देख रहे हैं वो बन गया। बट ऐसा नहीं था। कोई धमाका नहीं था, ना ही कोई ड्रामेटिक साउंड था उस धमाके का। साउंड होता भी कैसे? बिकॉज साउंड को ट्रैवल करने के लिए भी एक मीडियम की ज़रूरत पड़ती है। तो कोई बिग बैंग में धमाका नहीं था, बट इन रियलिटी हम कह सकते हैं कि इन्फ्लेशन था। इसको समझने के लिए अच्छी एनालॉजी हो सकती है, एनालॉजी ऑफ अ बलून। तो बलून का इन्फ्लेशन एक काफ़ी अच्छी एनालॉजी है हमारे यूनिवर्स को समझने के लिए, एक्सपेंशन को समझने के लिए, बिग बैंग को समझने के लिए। तो इमेजिन करो जो बलून का सरफेस है वही हमारा यूनिवर्स है, और जब हम उस बलून में हवा भरते हैं तो जैसे वो बलून इन्फ्लेट होता है, एक्सपैंड होता है, कुछ उसी तरह ही हमारा यूनिवर्स भी बड़ा हुआ होगा, एक्सपैंड हुआ होगा। जैसे वो बलून जब छोटा था तो उसमें अगर हम पॉइंट्स बनाए पेन से या किसी मार्कर से, तो पॉइंट्स मेरे कितने पास पास होंगे, बट जैसे हवा बना शुरू करते हैं और बलून एक्सपैंड होता है तो पॉइंट्स एक दूसरे से दूर जाते हैं। कुछ उसी तरह ही उस सिंगुलैरिटी जब इन्फ्लेट हुई होगी तो आज सब कुछ दूर जाते जा रहा है और आज भी ये एक्सपेंशन हो रहा है। बट अनलाइक कि बलून का जो 2D सरफेस है वो हमारे 3D यूनिवर्स में इन्फ्लेट कर रहा है, हमारा जो यूनिवर्स है वो एक 3D यूनिवर्स है जो कि एक 4 डायमेंशनल कर्व में एक्सपेंड कर रहा है, जिसको समझना, कॉम्प्रिहेंड करना हमारे दिमाग के लिए बहुत काफ़ी मुश्किल है। समझने की बात यहाँ पे ये है कि जब रैपिड एक्सपेंशन हो रहा था तो ये एक्सपेंशन स्पेस में नहीं हो रहा था, बल्कि स्पेस खुद एक्सपैंड हो रहा था। जिस तरह से एक बलून में, जैसे मैंने बताया, मार्कर से अगर हम पॉइंट्स बनाएं और फिर उसमें हवा भरनी शुरू करें तो वो पॉइंट्स एक दूसरे से दूर जाएंगे, एक्सपैंड होंगे। तो ये स्पेस खुद है, स्पेस खुद एक्सपैंड हो रहा था। ये जो आइडिया था, एक बलून की एनालॉजी थी, ये काफ़ी रेवोल्यूशनरी तरीके से समझाया गया था। इससे हम समझते हैं कैसे स्पेस डायनेमिक है और एवर चेंजिंग है।
तो जिस तरीके से मैंने बताया, द टर्म बिग बैंग में जो बैंग है वो काफ़ी इनएक्यूरेट है, कोई बैंग नहीं था। उसी तरह जो बिग है वो इनएक्यूरेट तो नहीं है, बट एक अंडरस्टेटमेंट है, क्योंकि बिग का मतलब बहुत बड़ा, बट टेक्निकली ये बहुत बड़ा नहीं, ये हर जगह था, इट वॉज एवरीवेयर। तो अगर हम एक अच्छा वर्ड, अच्छा टर्म सोचे इंस्टेड ऑफ बिग बैंग, तो हम कह सकते हैं ओमनी प्रेजेंट इन्फ्लेशन, बट इसमें वो कैच नहीं है जो बिग बैंग में है। तो बिग बैंग के होते ही विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ अ सेकेंड ये रैपिड एक्सपेंशन होने लगा था, जैसे मैंने बताया। नाउ द पॉइंट टू बी नोटेड इज कि ये जो एक्सपेंशन हो रहा था ये लाइट की स्पीड से भी तेज़ हो रहा था। अब आप लोग ये बोलोगे कि लाइट की स्पीड से तेज़ दुनिया में कुछ ट्रैवल कर ही नहीं सकता, तो ये एकदम सच बात है कि दुनिया में लाइट की स्पीड से तेज़ इस स्पेस में कुछ भी चीज़, ऑब्जेक्ट ट्रैवल नहीं कर सकता। बट द थिंग इज़ कि यहाँ कोई ऑब्जेक्ट ट्रैवल नहीं कर रहा था, स्पेस खुद एक्सपैंड हो रहा था। तो जैसे जैसे एक्सपेंशन हो रहा था, कुछ टाइम बाद यूनिवर्स ठंडा होना भी शुरू हुआ। इस ठंडे होने से अलाउ किया क्वार्क्स पार्टिकल्स को, ताकि वो बनाए प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। फिर ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कंबाइन होते हैं, जिससे बनता है एक सिंपल न्यूक्लियाई। फिर अराउंड 3,80,000 ईयर्स बाद जब यूनिवर्स थोड़ा और ठंडा हुआ, उसने अलाउ किया इलेक्ट्रॉन पार्टिकल्स को इस न्यूक्लियाई से कंबाइन होने में, जिससे बनता है न्यूट्रल एटम्स। तो ओवर द बिलियंस ऑफ ईयर्स जब ग्रेविटी ने मैटर को पुल किया एक दूसरे की तरफ, उससे स्टार्स बने, गैलेक्सीज बनी, क्लस्टर ऑफ गैलेक्सीज बनी। स्टार्स कैसे बने? स्टार्स बनते हैं जब डस्ट एंड क्लाउड्स ऑफ गैसेस कोलैप्स करते एक दूसरे में, उससे न्यूक्लियर फ्यूजन इग्नाइट होता है उनके कोर्स में, जिससे स्टार्स फॉर्म होते हैं। ऐसे ही बिलियंस ऑफ स्टार्स मिलकर गैलेक्सी बनाती है, जैसे हमारी गैलेक्सी है मिल्की वे। हमारी मिल्की वे गैलेक्सी, जैसे मैंने बताया, पहले समझा जाता था कि वो खुद में ही एक पूरा यूनिवर्स है। बट सच्चाई ये है कि जैसे हमारी मिल्की वे गैलेक्सी है, वैसे हमारे ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स में बिलियंस ऑफ, हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ अदर गैलेक्सीज एग्जिस्ट करती है, जिसमें एक गैलेक्सी के अंदर बिलियंस ऑफ स्टार्स हैं। तो जैसे मैंने बताया, ये जो गैलेक्सीज होती है ये स्टैटिक नहीं होती है, ये भी यूनिवर्स में मूव करती है एंड इवन कोलाइड कर सकती है। जैसे मैंने बताया कि एंड्रोमेडा गैलेक्सी फ्यूचर में हमारी मिल्की वे से कोलाइड कर जाएगी। तो अल्टीमेट फेट हमारे यूनिवर्स का क्या होगा, हमारी यूनिवर्स एक्सपैंड करते करते उसके साथ क्या होने वाला है, ये अभी भी साइंटिफिक डिबेट और रिसर्च का पार्ट है। बट कुछ थ्योरीज इमर्ज करके आई है। एक थ्योरी कहती है कि अगर हमारी यूनिवर्स की डेंसिटी इज़ हाई इनफ, तो ये एक्सपेंशन एक टाइम पे आकर रुक जाएगा और रिवर्स होना शुरू कर देगा, और हर चीज़ वापस से जैसे एक्सपैंड हुई थी वापस से सिंगुलरिटी में आना शुरू कर देंगी, और अल्टीमेटली जो हमारी पूरी यूनिवर्स है वापस से वो सिंगुलरिटी बन जाएगा। इसे कहते हैं बिग क्रंच। एक थ्योरी ये कहती है कि अगर हमारी यूनिवर्स की डेंसिटी कम हुई तो हम हमेशा एक्सपांड करते ही रहेंगे, हमारे स्टार्स, गैलेक्सीज एक दूसरे से दूर जाते रहेंगे, इवेंचुअली स्टार्स विल बर्न आउट, और क्या होगा, हमारा यूनिवर्स ठंडा और एकदम अंधेरे से भरा हो जाएगा। इसे कहते हैं द बिग फ्रीज। और एक थ्योरी ये भी कहती है कि जिस रेट से हमारा यूनिवर्स एक्सपेंड कर रहा है वो बढ़ता जाएगा, और इवेंचुअली सारे स्टार्स, गैलेक्सीज एक दूसरे से दूर जाते रहेंगे और टूटते जाएंगे। ये एक्सेलरेशन इतना ज़्यादा होगा कि इवन जो हमारे एटम्स हैं वो भी टूट के अलग हो जाएंगे, और इसे कहते हैं बिग रिप। तो अब हम वापस आते हैं उस क्लेम पर जो ये कहता है कि यूनिवर्स 6 या 7 दिन में भगवान ने बनाया था। तो हमें साइंस क्या बताती है कि यूनिवर्स बनने में 7 दिन लगे हैं या कितने साल लगे हैं? वेल, अकॉर्डिंग टू वेरियस साइंटिफिक रिसर्च, जैसे कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन पे हुई है, या फॉर्मेशन ऑफ सुपरनोवास पे, या कैसे गैलेक्सीज इवॉल्व करी है, इन वेरियस साइंटिफिक रिसर्च के हिसाब से, स्टडीज़ के हिसाब से, यूनिवर्स 7 दिन में नहीं बल्कि अराउंड 13.8 बिलियंस ऑफ ईयर्स लगे हैं आज हम जहाँ पे है वहाँ तक पहुँचने में। तो यूनिवर्स 7 दिन में बने हैं, ये इतना फ्लॉड कॉन्सेप्ट क्यों है? बिकॉज उसके लिए हमें समझना पड़ेगा कि एक दिन क्या होता है। वेल, हमें पता है कि अर्थ सन के अराउंड घूमती है, और हमें ये भी पता है कि अर्थ अपनी खुद की एक्सिस पर भी घूमती है। जब अर्थ अपनी खुद की एक्सिस पर घूमती है और हम अर्थ पे किसी एक कोन में खड़े होकर देखें, जैसे कि अभी मैं इंडिया में हूँ और हम यहाँ से ऑब्जर्व अगर मैं करूँगा, तो मुझे प्रॉपर सनराइज सनसेट भी दिखेगा, फिर मुझे मून भी दिखेगा, और बेसिकली ये अपने एक्सिस पे घूमने में अर्थ को 24 आवर्स लगते हैं। तो बेसिकली एक दिन क्या होता है, ये एक मैन मेड कॉन्स्ट्रक्ट है कि भाई 24 घंटे में अर्थ अपनी एक्सिस पे एक रोटेट कर लेगी, उसको हम लोग एक दिन बोल देंगे। वेल, जब ये लिखा जाता है कि अर्थ को, नॉट जस्ट अर्थ को, पूरी दुनिया को भगवान ने 7 दिन में बनाया है, वेल जब अर्थ ही नहीं थी, जब सन ही नहीं था, मून ही नहीं था, तो ये 7 दिन क्या है, ये दिन क्या है? जब अर्थ ही नहीं थी तो हम इन दिन से क्या समझ सकते हैं? कुछ रिलीजियस स्क्रिप्ट्स में ये भी लिखा है कि सबसे पहले भगवान ने अर्थ को बनाया था और बाकी सारे गैलेक्सी, स्टार्स एकदम बाद में बनाए गए थे।
जो कि आज हम जानते हैं कि कम्प्लीटली झूठ है। साइंटिफिकली ये बात प्रूवन है कि ऐसा नहीं हुआ था, अर्थ सबसे पहले नहीं बनी थी। दुनिया में इतनी पुरानी पुरानी चीज़ें, इतनी पुरानी पुरानी गैलेक्सीज हैं जो कि अर्थ से काफ़ी पहले बन चुकी थी। और अगर आप ये कह रहे हो कि नहीं नहीं, अर्थ पहले नहीं बनी थी, अर्थ बाद में बनी थी, लेकिन जो कुछ भी बना है वो 7 दिन में बना है, तो ये भी कम्प्लीटली झूठ है। क्योंकि आज भी कई गैलेक्सीज फॉर्म हो रही हैं, हम उन्हें स्टडी कर सकते हैं, हमें पता है उन्हें बनने बिलियंस ऑफ ईयर से लगते हैं। और जैसे कि मैंने बोला कि अगर अर्थ ही नहीं, अगर अर्थ बाद में बनी है और अर्थ ही नहीं थी, तो ये दिन क्या, कि ये 7 दिन बने, दिन कहाँ से आया, दिन का कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट करता ही कैसे है। तो बेसिकली मेरा ये कहना है कि साइंस इज़ दी ओनली वे। हमारी ज़िंदगी को अगर आसान बनाया है, अच्छा बनाया है, तो साइंस नहीं बनाया है। हमारे चारों तरफ हमारे, चाहे वो ऐसे गैजेट्स हो जिसमें मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ वीडियो, हमारी स्मार्ट टीवीज़ हो, चाहे हमारी मेडिसिन हो, चाहे हम जो ऑपरेशन कर रहे हैं या फिर जो हम स्पेस में जा रहे हैं, जो कुछ भी हम अचीव कर रहे हैं वो सब साइंस के थ्रू ही कर रहे हैं। मेरे हिसाब से हर इंसान में ये साइंटिफिक टेम्परामेंट और रैशनल ग्रो करना काफ़ी ज़रूरी है। जो हम रिलीजियस स्क्रिप्चर्स पढ़ते हैं उनको अगर हम क्वेश्चन नहीं करेंगे तो आई डोंट थिंक कोई मतलब है। मतलब चाहे वो कोई भी आइडियोलॉजी हो, कोई भी आइडिया हो, कोई भी थॉट हो, उस पर क्वेश्चन करना ज़रूरी है, उसको टैकल करना, उस पर सवाल उठाने से कुछ गलत नहीं होता। अगर वो सच है तो वो सवाल उठाने से झूठ साबित नहीं हो जाएगा, सच सच ही रहता है और झूठ अल्टीमेटली बाहर आ जाता है। और मैं ये बोलना चाहूँगा कि हर इंसान को अपने अंदर तजस्सुस रखना चाहिए। तजस्सुस का मतलब होता है क्यूरियोसिटी। तजस्सुस इज़ एन उर्दू वर्ड जितना मुझे पता है। तो या इफ़ यू फाउंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव देन डू सब्सक्राइब। मैं आने इन फ्यूचर और भी ऐसे अच्छी वीडियोस लाऊंगा स्पेस या साइंटिफिक टॉपिक्स के ऊपर ही। सो या थैंक यू एंड कीप योर तजस्सुस अलाइव।